ये उठ रहा है कि अगर हमास इस स्तर की तैयारी कर रहा था तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को पता कैसे नहीं चला। जो इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम की बात करता है, उसके रहते हुए हमास ने ये जबरदस्त आक्रमण आखिर किया कैसे? जिस इजराइल को पश्चिमी एशिया का सबसे मजबूत देश माना जाता है, उससे आखिर कहां चूक हुई? इजराइल के रक्षा कवच को आखिर कैसे हमास ने भेद दिया? हमास के हमले को रोकने में कैसे नाकाम हो गई खुफिया एजेंसी मोसाद? इजराइल की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम वाले देशों में होती है। इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लाखों डॉलर खर्च करता है। उस इजराइल में आतंकियों ने जमीन, आसमान और समंदर से एक साथ हमला कैसे बोला? इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला, रिहायशी इलाकों पर हमला, सड़कों पर खून, महिलाओं पर अत्याचार। इजराइल में सैकड़ों लोग मिसाइल अटैक से मारे गए। बड़ी बड़ी इमारतें युद्ध की आग में जल उठी हैं और दर्जनों सैनिक बंधक बनाए गए। आखिर इजराइल में कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? जिस लेवल का अटैक हुआ एक टेररिस्ट फोर्स की तरफ से, एक हमास की तरफ से इजराइल में, जो कि टेक्नोलॉजिकली डिफेंसिव और ऑफेंसिव चीज में काफी माहिर है, उसके बाद ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला? अब मेरे को तो ये देखकर अचंभा हो रहा है कि इतना बड़ा प्लान, जिस तरह से प्लान बना है, जिस तरह से प्लान को एग्जीक्यूशन दिखाया जा रहा है, उससे लगता है कि अच्छी खासी प्लानिंग काफी दिन से चल रही है। और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वर्ल्ड की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको इसके बारे में किस प्रकार से, किस तरह से, किस वजह से खबर नहीं मिली? दिस इज द फर्स्ट वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं हम कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए, जवाब तो इजरायली आर्मी को सब जानते हैं कि वो जवाब वाकई में मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो कह रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कि एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू रूबल, यानी कि सब राख हो जाएगा, वो तो वो करके दिखाएंगे। लेकिन इस समय तो ये देखना है कि दोनों फोर्सेस का किसका पहलू भारी है, हु इज मोर एग्रेसिव, मोर इफेक्टिव एट द मोमेंट। इस वक्त लग रहा है कि हमास काफी इफेक्टिव है। ही इज इनसाइड इजरायली टेरिटरी, वहां पर अभी भी वो इजराइल के अंदर है, वहां अभी भी आतंकवाद फैला रहा है, जो भी नाम से उसको आप कहें। उसने प्रिजनर्स भी पकड़ लिए हैं, उसने एक इनके सीनियर ब्रिगेडियर को मारा है। Now that senior brigadier's killing is a very very important thing to consider. वहां तक ये पहुंचे कैसे? एक ब्रिगेड कमांडर को मारना, जो कि वहां पे डिवीजन की तरह से माना जाता है, कमांड करता है, और वो स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर था, वहां तक ये पहुंचे कैसे? Is there any intelligence failure within? Is there any dissension within Israel? कुछ ऐसा सोर्स होगा जो उनको वहां तक ले गया। दैट मीन्स ये प्लान काफी दिन से बन रहा है कि उस प्रकार के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर, जो कि अग्रेसिव, जो कि ऑफेंसिव एक्शन के लिए उनकी फोर्सेस तैयार रहती हैं, उनको मार दिया। इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। सो एक तो इसकी इंटरनल सिचुएशन क्यों, कैसे हुआ, उसको देखना है। एक हमास की प्रिपरेशन क्या हुई, वो देखना है। हमास के हमले की भनक इजराइल को क्यों नहीं हुई? जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, पैराशूट से आतंकी दाखिल हुए, हमले की योजना 1-2 दिन में तो बनी नहीं होगी। इसके पीछे सधी हुई रणनीति होगी, सॉलिड कोऑर्डिनेशन होगा। फिर मोसाद को जानकारी क्यों नहीं? देखिए, हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब कोई त्योहार हो या कोई बड़ा दिन हो, तो ये नहीं होता कि आपकी सारी फौजें जो है अपने हथियार डाल करके छुट्टी मना रही होती हैं। आपकी जो फौजें सरहदों पर हैं या जो लोग पुलिस वाले मैन कर रहे हैं, इनफैक्ट उनकी डबल ड्यूटी हो जाती है। इजराइल में ऑन द अदर हैंड ये होता है कि खास तौर पर ये जो कल वाला जो त्योहार था उनका, उसमें बहुत बड़ा तबका एक ऐसा था इजराइल का जो धार्मिक कारणों से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किसी भी और चीज के साथ बिल्कुल सब कुछ स्विच ऑफ करके रखा हुआ था। अगर आप फोन उठा के मोबिलाइज भी करना चाहें तो कैसे करेंगे? ना टेलीविजन है, ना रेडियो चल रहा है, ना फोन चल रहा है, ना कोई और चीज चल रही है। और बहुत बड़ा तबका ये काम करता है। यही चीज आज से 50 वर्ष पहले भी हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसका आंकलन तो बाद में होते रहेगा। इजराइल के खुफिया एजेंसी का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन इस हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
इजराइल की फिलिस्तीन से दशकों पुरानी जंग है। इस जंग में कौन ठीक है कौन गलत, इस पर सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन इस जंग में इजराइल ने नुकसान कम करने और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए इजरायली सेना ने आयरन डोम सिस्टम तकनीक विकसित की थी। इजराइल की सेना और सरकार दावा करती है कि आयरन डोम दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। लेकिन इस बार सिस्टम ने भी आतंकियों के सामने सरेंडर कर दिया। क्या इसमें ईरानियन पूरी तरीके से शामिल है? इन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ की गई? जैसे जलदुआ साहब ने बताया कि ये जो हमला हुआ है ये जमीनी है, आसमान से है, पैरामोटर से और समुद्र के रास्ते से। इन तीनों रास्तों से आने के लिए उनकी ट्रेनिंग और एक दूसरी चिंता यह है कि उससे पहले इजराइल के सारे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सिस्टम जाम कैसे हो गए, ठप कैसे हो गए, किसने किया था? अब लोग कहते हैं कि शायद कुछ चीनी ट्रोजन जो कि सिस्टम में थे उनको एक्टिव कर दिया गया, और जो चीन के ट्रोजन थे, जो बॉट थे, जो उन सिस्टम्स में थे, जैसे कि आयरन डोम है, जैसे कि उनकी बॉर्डर फेंसिंग सिस्टम है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इसमें मदद की। इस बार हमास ने सॉल्वो रॉकेट से हमला किया। इस बार सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए। सवाल सिर्फ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को इजराइल का जिगरी दोस्त कहा जाता है। कई बार मोसाद और CIA को संयुक्त ऑपरेशन करते भी देखा गया है, लेकिन इस बार इजराइल की पीठ के पीछे हमास के आतंकी हमले की योजना बनाते रहे, लेकिन मोसाद और CIA को खबर तक नहीं लगी। जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया में बात होती है जनरल दुआ, तो हम हमेशा बात करते हैं मोसाद की। इस बार जितनी संख्या में हमास के आतंकी घुस आए इजराइल के उन रिहायशी इलाकों में और लोगों को पकड़ कर ले गया, न जाने कैसी कैसी बर्बरता की, उससे सबसे पहले लोगों को तो यह समझ नहीं आ रहा है कि यह हुआ क्या, कैसे हुआ होगा। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि मोसाद को हम बहुत इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी मानते हैं, शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन एजेंसी में से एक। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस वक्त ये जो हमला हुआ इसमें तो वो शायद सरप्राइज हो गए हैं। उन्हें आशंका नहीं थी, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनसे थोड़ी चूक हुई है। क्यों हुई है और कैसे हुआ है उसके तो सिर्फ अभी अटकलें लगाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे मेरी समझ से एक तरफ तो ये है कि अभी हालात कुछ बेहतर होते जा रहे थे इजराइल और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, मेजर कंट्रीज जो हैं UAE, सऊदी अरेबिया वगैरह। दूसरी तरफ इजराइल को ज्यादा आशंका नॉर्थ से थी, हिजबुल्लाह से थी अटैक की, जो कि लेबनान की साइड से, और उनका फोकस, उनका ध्यान शायद उस तरफ ज्यादा केंद्रित था। और जबकि हुआ जो है वो हमास से साउथ की तरफ हुआ है। बहरहाल जो भी हो, ये 50 साल के बाद ये दोबारा हुआ है। ठीक 50 साल पहले यौम किपुर वॉर जो हुई थी वो 6 अक्टूबर को हुई थी, वो भी एक सैटरडे था। सैटरडे, ये भी सैटरडे है। सैटरडे की महत्ता इसलिए है कि सैटरडे ज्यूज के लिए इजराइल में शबात का दिन होता है, जैसे क्रिश्चियंस के लिए संडे होता है। तो वो एक होली फेस्टिवल के दिन उन्होंने, उस दिन भी फेस्टिवल था, अब भी फेस्टिवल था, फेस्टिवल के दिन अटैक किया है। लैंड, सी और एयर के माध्यम से आए हैं। पहले जब भी आए हैं, मैं अंत कह के करना चाहूंगा कि पहले जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झड़पें और झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो इस तरीके के नहीं हुए। मिसाइल दागे गए हैं, बंदी बनाए गए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन टेरिटरी पार करके लैंड, सी और एयर के माध्यम से वो अंदर घुसाए हैं। 12 से 14 कम्युनिटीज या सिटीज को उन्होंने अपने कब्जे में या पार्शली अपने कब्जे में लिया, बंधक बनाए, कैजुअलिटीज की, और अब तक वो लड़ाई जारी है। तो ये पहली बार हो रहा है इस पैमाने पे। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल ठीक है कि अब ये दोनों देश दे आर एट वॉर, ये युद्ध की स्थिति में। अब हमेशा ये कहा जाता है कि इजराइल जैसा छोटा देश, दुश्मनों से घिरा हुआ देश, किस तरीके से वो अभी भी बना हुआ है और मुकाबला करता है, वो समझने के लिए भी कुछ
मानचित्र का इस्तेमाल हम करते हैं और आपको हम इस पूरे मामले का इतिहास भी दिखाते हैं कि ये जड़ क्या है, क्यों ये आखिर संघर्ष और कैसे शुरू हुआ। और इसके लिए जो सबसे पहला मानचित्र हम आपको दिखाएंगे ये 1922 का है। 1922 का जो ब्रिटिश मैंडेटेड फिलिस्तीन का मैप है, आज का इजराइल है, वो सैकड़ों साल से तुर्की की सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। पहले विश्व युद्ध के बाद सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने पर फिलिस्तीन, जिसके पश्चिमी हिस्से को यहूदी लैंड ऑफ इजराइल कहते थे, उस फिलिस्तीन को एलाइड ताकतों ने ब्रिटेन को सौंप दिया। ब्रिटेन को जिम्मेदारी मिली कि फिलिस्तीन में ही यहूदियों के रहने के लिए एक जगह का इंतजाम किया जाए। ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वहां पहले से जो गैर यहूदी लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों को नुकसान न पहुंचने पाए। तो उस समय का यह नक्शा आप देख रहे हैं। अब अगला नक्शा हम आपको दिखाते हैं 1930 का दौर, जब नाजीवाद बढ़ रहा था। इसी दौर में फिलिस्तीन और अरब के रिश्ते मजबूत हो रहे थे, तो फिलिस्तीन के अंदर मौजूद छोटी सी यहूदी आबादी भी ताकतवर हो रही थी। अरब और यहूदियों में इसी दौरान झगड़े बढ़ने लगे। ब्रिटेन ने समस्या का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद मांगी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए, एक अरब के पास गया, दूसरा यहूदियों के पास गया। यरूशलेम, बेथलेहम को अंतरराष्ट्रीय शहर बना दिया गया। यह प्लान फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेतृत्व को मंजूर था, लेकिन अरब नेतृत्व ने इसको खारिज कर दिया था। हम आपको अब तीसरा नक्शा दिखाते हैं, जिसके जरिए आप यह समझिए कि जब 1949 आया, यानी 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा की गई, उसके बाद 5 अरब देशों ने आक्रमण कर दिया उस हिस्से पर। तो इजराइल फिलिस्तीन 1949 में, उसके बाद लगभग 1 साल ये युद्ध चला। उसके बाद किस तरह की स्थिति रही, जो कमोवेश आज के इजराइल की भी आपको नजर आती है। लेकिन इसके दुश्मनों को चारों तरफ देखिए। लेबनान, जिसकी तरफ से हिजबुल्ला आक्रमण करता है इजराइल के ऊपर। यहां पर आप इजिप्ट देख रहे हैं, यहां आप गाजा पट्टी का हिस्सा देख रहे हैं जहां इस बार आक्रमण हुआ है। यहां ये जो हिस्सा है ये वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का हिस्सा होता है, वहां पर भी लगातार गड़बड़ियां चलती हैं। ये जॉर्डन का हिस्सा देखिए, ऊपर सीरिया का हिस्सा देखिए। यानी इजराइल में जब एक बार लड़ाई छिड़ती है तो वो कितनी तरफ से घिरा रहता है, और समुद्र का हिस्सा अलग जो मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा हो जाता है। अगला नक्शा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि 1967 में एक बार फिर परिस्थितियां यहां पर बदली और इजराइल फिलिस्तीन 1967 के युद्ध के बाद किस तरीके से वहां की स्थिति नजर आई, जहां पर सिनाई का जो हिस्सा था उस पर भी कब्जा यहां पर हो गया। गाजा पट्टी है ही, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, और उसके बीच में आप इजराइल के इस हिस्से को देखते हैं, और साथ ही गोलन हाइट्स का वो हिस्सा। ये जिस 6 डे वॉर की बात होती है, जहां पर इजराइल के बारे में, वहां पर संघर्ष के बारे में जब जब जिक्र आता है, तब इन सारे दौर को इस हिसाब से समझना होता है कि एक छोटा सा देश किस तरीके से अपने आप को वहां पर कायम रखने में कामयाब रहता है। हम अगला भी आपको मैप दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे समझौते हुए। सिनाई का जो हिस्सा था वो वापस इजिप्ट के साथ गया, मिस्र के साथ गया, इजराइल का ये हिस्सा। लेकिन कमोवेश ये जो स्थिति बनी रहती है जो पैलेस्टीन की, वो आपको उसी हिसाब से नजर आती है, और उसके साथ ही चलता रहता है वो संघर्ष भी। और 1982 में जब इजराइल मिस्र संधि हुई, उसके साथ ही ये नक्शा कमोवेश वही जो आज की परिस्थिति है, जो आज की स्थिति है, और आज जिस गाजा पट्टी से यहां आक्रमण के बाद ये गुंजाइश बनी हुई है कि जो बाकी पड़ोसी देश इजराइल के हैं वो क्या उस पर और भी फ्रंट खोल सकते हैं। लेबनान की तरफ से, यानी हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट लॉन्च होने की बात हुई, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान की ओर अपने टैंकों को रवाना कर दिया है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि ये आतंकी हमला नहीं है बल्कि एक युद्ध है, तो उसके पीछे का कारण आप इस नक्शे से समझ सकते हैं।